Hello everyone, this is me Shalini. Welcome you all in the Ab Initio Judiciary YouTube channel. और जैसा कि आप जानते हैं उत्तराखंड जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम 31 अगस्त को होने वाले हैं और आज की डेट में उसके एडमिट कार्ड भी आउट हो चुके हैं। तो आप अपने रिस्पेक्टिव वेबसाइट पे उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे जाके जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे मोड्स दिए हुए हैं डाउनलोड करने के। आप ईमेल आईडी से भी लॉगिन कर सकते हैं, आप अपने एप्लीकेशन नंबर से भी लॉगिन कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ डाल के भी। तो इस तरीके से आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं और अब बहुत ही कम टाइम रिमेनिंग है, तो अपने रिवीजन की क्लासेस जो हैं उसको बहुत ही अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं उत्तराखंड जुडिशियल सर्विसेज को ध्यान में रखते हुए मुस्लिम लॉ का एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट जो कि हम जनरली इग्नोर कर देते हैं, बट ये एक्ट हमें बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना। तो इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि यहाँ से 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन बन जाते हैं। और इस बार क्या है कि मतलब उत्तराखंड में हम देखते ही हैं कि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर सब्जेक्ट से। तो यहाँ से एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि इस छोटे से एकदम एक्ट से सिर्फ 4 या 5 सेक्शन यहाँ पे हैं और वहां से ही आपके 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो हम सारी ही बातों को डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि कौन से पार्ट हैं जो आपके प्रीलिम्स पर्पस से इंपॉर्टेंट है और क्या प्रोबेबल क्वेश्चन है जो बन सकते हैं। तो सारी ही बातों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ये आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। तो सबसे पहले इस एक्ट का नाम यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट 1939। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको इसकी लॉन्ग हेडिंग जो है, शॉर्ट टाइटल मतलब उसको याद रखना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। 1939 का है, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। तो ईयर याद रखिएगा, ईयर ऑफ इनेक्टमेंट क्या है, 1939। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो यहाँ से पूछी जाती है तो ये है कि ये जो एक्ट है ये कौन से स्कूल पे बेस्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बेस्ड ऑन मलिकी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर आपने एनालाइज किए होंगे तो देखा होगा कि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और प्रोबेबल है कि इस साल भी पूछ लिया जाए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 जो है वो मलिकी लॉ पे बेस्ड है। अब बात करेंगे अरेंजमेंट ऑफ सेक्शंस की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, कितने कम सेक्शन है। 6th सेक्शन जो है वो रिपील हो चुका है ऑलरेडी। यहाँ पे हमारे पास 5 सेक्शन ही हैं जो हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट, दूसरे में ग्राउंड्स फॉर डिक्री फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, जिसका मतलब है कि कौन कौन से ग्राउंड्स पे हम डिक्री ले सकते हैं डिसोल्यूशन के लिए। ठीक है, और फिर तीसरे में दिया है कि अगर जो यहाँ पे एक कंडीशन दी हुई है उसी के फर्दरेंस में यहाँ पे दिया है कि अगर हस्बैंड के वेयर अबाउट के बारे में कुछ नहीं पता चलता है तो उसके एयर्स पे नोटिस किस तरीके से सर्व की जाएगी, वो सेक्शन 3 बात करता है। फिर अगर मान लीजिए कि इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन क्या होगा, इसके बारे में सेक्शन 4 डील करता है। यहाँ से भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन कहा जा सकता है। ठीक है, फिर वहां पे 5th आता है राइट टू डावर नॉट टू बी अफेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे हम सारी ही बातों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब सबसे पहले तो इतना आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ध्यान दीजिएगा कि टोटल कितने, कोई भी चैप्टर नहीं है यहाँ पे। 5 सेक्शन मतलब टोटल अगर नंबर के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो यहाँ पे 6 सेक्शन है, लेकिन 6 सेक्शन जो है वो रिपीट हो चुका है। तो 5 सेक्शन ही हैं जो हमें रीड करने हैं और इसमें एक एक पॉइंट जो है इस पूरे एक्ट का वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ही ध्यान से हमें देखना है। अब हम सेकेंड बात करेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। ये एक्ट नंबर कौन सा है, तो एक्ट नंबर है 8 ऑफ 1939। अब क्या है कि नए पैटर्न पे जो क्वेश्चन आते हैं वहां पे एक्ट नंबर भी पूछ लिया जाता है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि एक्ट नंबर भी हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे एक्ट नंबर कौन सा है, ये 8 है और कब का है, 1939। जिस ईयर में ये एक्ट जो है इनेक्ट हुआ था तभी ये जो एक्ट है उसका नंबर है। अब यहाँ पे प्रियम्बल आपको ध्यान देना होता है। किसी भी एक्ट का प्रियम्बल पढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि किस लिए वो एक्ट बनाया जा रहा है, किस ऑब्जेक्ट से, किस एम से, किस पर्पस के लिए वो एक्ट बनाया जा रहा है, ये आपको प्रियम्बल पढ़ के ही पता चलता है। तो आपको सबसे पहले प्रियम्बल रीड करना है। अब यहाँ पे an act to consolidate and clarify the provisions of Muslim law relating to suits for dissolution of marriage by a woman married under Muslim law and to remove doubt as to affect the renunciation of Islam by a married Muslim woman on her marriage type। तो ये 2 चीजों के बारे में ये एक्ट जो है वो डील करता है, तो ये दोनों ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे देखिएगा कि कौन सी वुमेन्स के लिए डील करता है, ऐसी वुमेन्स जो मुस्लिम मैरिड वुमेन है और मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग ही उनकी मैरिज जो है वो कंज्यूमेट हुई है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा।
अब यहाँ पे प्रियम्बल तो हमने पढ़ लिया कि प्रियम्बल दो चीजों के बारे में बात करता है, ठीक है। किसके बारे में? एक तो डिसोल्यूशन किस तरीके से होगा किसी मैरिड मुस्लिम वुमन का अंडर मुस्लिम लॉ, और दूसरी बात करता है कि यहाँ पे इफेक्ट क्या होगा रिनाउंसिएशन ऑफ इस्लाम ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, ठीक है। तो मैरिज पे क्या होगा, मैरिटल टाइप पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके बारे में भी ये बात करता है। अब यहाँ पे पूछा जाता है बार बार कि क्या ये जो एक्ट है वो एग्जॉस्टिव है या नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन अराइज होता है कि कोई भी एक्ट जो है वो एग्जॉस्टिव है या नहीं, मतलब एग्जॉस्टिव का मतलब कि वो अपने आप में पूरी तरीके से संपन्न है कि नहीं, संपूर्ण है कि नहीं। तो यहाँ पे वर्ड आता है कंसोलिडेट एंड क्लैरिफाई, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो वर्ड है ये डिनोट करता है कि ये एक्ट जो है वो एग्जॉस्टिव नेचर का है, ठीक है। दो यहाँ पे चेंजेस किए जा सकते हैं, ठीक है। लेजिस्लेचर के पास हमारे है पावर, वो चेंजेस कर सकते हैं और विद द एडवेंट ऑफ टाइम यहाँ पे और भी चेंजेस किए जा सकते हैं। बट ये एक्ट जो है प्रियम्बल के अकॉर्डिंग हम देखें तो एग्जॉस्टिव नेचर का है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड जो है वो कंसोलिडेटेड यूज किया गया है। सेकेंड बात है कि प्रोस्पेक्टिव नेचर का ये एक्ट है, तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा कि ये एक्ट जो है वो प्रोस्पेक्टिव नेचर का है। प्रोस्पेक्टिव का मतलब हुआ कि जिस दिन से ये एक्ट आया उसके बाद से ही ये इन्फोर्समेंट में इसके सारे ही प्रोविजन आएंगे, ये बैड ग्रेड से जो है वो इन्फोर्समेंट में नहीं आएंगे। उसके पहले किस तरीके से डिसोल्यूशन होता था, किस तरीके से इफेक्ट पड़ रहा है कन्वर्जन का, ये इन सब चीजों के बारे में डील नहीं करता है। जिस दिन से ये एक्ट इन्फोर्समेंट में आया है टुडे, मतलब उस दिन से ऑनवर्ड जो है ये एक्ट का एप्लीकेशन होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम अपने कोर डिस्कशन पे जो सेक्शन बेस्ड होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड, तो हमने शॉर्ट टाइटल देख ही लिया, जो एक्ट का पूरा नाम है वो हमारा शॉर्ट टाइटल होता है। ये होल ऑफ इंडिया पे एक्सटेंड होता है आफ्टर द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जो कि कब से इन्फोर्समेंट में हुआ था, तो ये 31 अक्टूबर 2019 से सारे ही जो एक्ट हैं इंडिया में वो होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल हो गए थे, इवन इंक्लूडिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हम जहां से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये प्रीलिम्स पर्पस से भी आपके इंपॉर्टेंट है और मेंस पर्पस से भी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 2 की हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्शन 2 किसका बारे में बात करता है, ग्राउंड्स फॉर डिक्री फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, ठीक है। तो ये बहुत ही ध्यान से याद रखिएगा। सेक्शन 2 बात करता है ग्राउंड्स फॉर डिक्री फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। इस पूरे ही सेक्शन का एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बार बार रिपीटेडली आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम देखते हैं कि क्या ग्राउंड्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल 9 ग्राउंड्स दिए हुए हैं, हम उनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। अ वुमेन मैरिड अंडर मुस्लिम लॉ, ये ध्यान रखिएगा की पॉइंट, ठीक है। यहाँ भी पूछ लिया जाता है अ वुमेन मैरिड अंडर मुस्लिम लॉ, ये किसी और लॉ के अंडर में अगर वुमेन है तो उस पर ये लॉ का एप्लीकेशन नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा। मुस्लिम लॉ में ही अगर वो वुमेन की मैरिड हुई है तो फिर यहाँ पे वो ये एक्ट का जो एप्लीकेशन है उस पर होगा। shall entitled to obtain a degree for the dissolution of her marriage on any one or more of the following grounds namely, तो वो किसी एक ग्राउंड को भी ले सकती है और एक से ज्यादा ग्राउंड्स के बेसिस पे भी वो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के लिए क्लेम कर सकती है, ठीक। तो यहाँ पे पहला क्या है, that the whereabouts of the husband have not been known for a period of 4 years। तो ये ध्यान दीजिएगा कि अगर 4 सालों से उसके हस्बैंड का कोई अता पता ही नहीं है, ठीक है, किसी भी चीज का पता नहीं चल रहा है 4 सालों से कंटिन्यूटली, तो यहाँ पे फिर वो बन जाता है ग्राउंड फॉर द डिग्री ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, और वुमेन जो है उस पर क्लेम कर सकती है। नेक्स्ट क्या दिया है सेकेंड, और इसको हम रेड विद करते हैं। ये जब हम इसको पढ़ेंगे तो हम प्रोवाइजो बी जो है उसके साथ रीड करते हैं। अभी हम लेटर स्टेज पे इसको देखेंगे कि किस तरीके से, ठीक है। तो सेकेंड ग्राउंड क्या है, दैट द हस्बैंड हैज नेग्लेक्टेड और फेल्ड टू प्रोवाइड हर मेंटेनेंस फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर। तो हस्बैंड को ड्यूटी इम्पोज की गई थी और हस्बैंड की ये लाइबिलिटी होती है कि वो वाइफ को अपने मेंटेन करेगा, जो भी एसेंशियल उसके मेंटेनेंस हैं, खर्चे हैं, उनको बियर करेगा, लेकिन वहां पे वो रिपीटेडली या फिर वो नेग्लिजेंटली रिफ्यूज करता है उसको मेंटेन करने के लिए 2 साल तक। 2 साल का यहाँ पे पीरियड स्पेसिफिकली दिया हुआ है, तो वहां पे भी वो ग्राउंड बन जाता है फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। थर्ड क्या है, दैट द हस्बैंड हैज बीन सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 7 years और अपवर्ड, ठीक है। और थर्ड ग्राउंड क्या दिया है, थर्ड ग्राउंड दिया है कि अगर हस्बैंड को इम्प्रिजमेंट हो जाती है, कोई ऐसा ऑफेंस किया है जिसमें कि उसकी सजा जो है, जो पनिशमेंट है वो 7 years या अपवर्ड की है, तो वहां पे भी जो वाइफ है वो ग्राउंड ले सकती है, वो भी एक ग्राउंड हो जाता है। फोर्थ क्या दिया है, दैट द हस्बैंड हैज फेल्ड टू परफॉर्म विदाउट रीजनेबल कॉज हिज
मैरिटल ऑब्लिगेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। ठीक है, 3 सालों तक उनकी मैरिटल ऑब्लिगेशन जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाता है, वो फुलफिल नहीं कर पाता है अगर हस्बैंड, तो वो भी ग्राउंड बन जाता है। तो ये टाइम पीरियड वाला 4 याद रखिएगा। ठीक है, वेयर अबाउट्स अगर नहीं है 4 सालों तक, फेल और नेग्लेक्टेड हो जाता है मेंटेनेंस के लिए 2 सालों तक, हस्बैंड को अगर सेंटेंस हो जाती है इम्प्रिजमेंट कितने सालों की, 7 साल या उससे अपवर्ड, और अगर हस्बैंड जो है वो अपनी मैरिटल ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म करने में फेल हो जाता है कितने टाइम तक, 3 years तक। तो ये चारों जो हैं वो ग्राउंड्स बनते हैं फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। ये 4 याद रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पे, 5th क्या दिया है, 5th है that the husband was important at the time of marriage and continues to be so। ठीक है, तो हस्बैंड जो है एट द टाइम ऑफ मैरिज अगर इंपॉर्टेंट था या फिर मैरिज के बाद भी ये कंटिन्यूटी बनी हुई है तो भी यहाँ पे एक ग्राउंड बन जाता है फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, और वुमेन जो है वो इस ग्राउंड को ले सकती है। फिफ्थ क्या है, दैट द हस्बैंड हैज बीन इनसेन फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years और इज सफरिंग फ्रॉम अ विरुलेंट वेनरल डिजीज। ठीक है, तो अगर जो हस्बैंड है वो इंसेन है कंटिन्यूसली 2 साल से, और उसी के साथ साथ या फिर वो सफर कर रहा है किसी ऐसे वेनरल डिसीज से, ठीक है, तो यहाँ पे भी वो ग्राउंड बन जाता है। 7th क्या दिया है, दैट शी हैविंग बीन गिवन इन मैरिज बाय हर फादर और अदर गार्डियन before she attained the age of 15 years repudiate the marriage before attaining the age of 18 years। तो हम जानते हैं कि वुमेन के पास रिपीडिएशन का भी राइट टू रिपीडिएशन, जिसे हम ऑप्शन ऑफ पुबर्टी भी कहते हैं, तो वो राइट जो है वो ऑप्शन ऑफ पुबर्टी का राइट जो है वो 15 ईयर्स, जब वो जो वाइफ है वो जब 15 ईयर्स की हो जाती है तो फिर वो राइट जो है उसके पास हो जाता है, और ये 18 ईयर्स तक का होता है। तो उस पीरियड में भी वो जो ग्राउंड है वो ये स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि अगर वाइफ चाहे तो उस ग्राउंड को लेते हुए भी अपनी मैरिज को डिसॉल्व करा सकती है। तो ये जो हमारा 7th ग्राउंड है वो यहाँ पे दिया है। बट प्रोवाइडेड क्या है कि मैरिज जो है वो कंज्यूमेटेड नहीं होनी चाहिए। अगर मैरिज कंज्यूमेटेड है तो फिर जो वाइफ है वो फिर रिपीडिएशन ऑफ मैरिज के लिए क्लेम नहीं कर सकती है, ऑप्शन ऑफ पुबर्टी के लिए क्लेम नहीं कर सकती है। तो ये चीज ध्यान रखिए, और ये बार बार पूछा जाता है, ठीक है, कि मतलब सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है, तो ये सारी चीजों को आप ध्यान रखिएगा। अब आते हैं 8th ग्राउंड क्या दिया है, that the husband treats her with cruelty, that is to say, ठीक है, अगर हस्बैंड जो है वो क्रुएलिटी के साथ उस वाइफ को ट्रीट कर रहा है तो वहां पे भी वो ग्राउंड बन जाता है। वो ग्राउंड जो है वो ले सकती है वाइफ, जो मैरिड मुस्लिम वाइफ है वो ले सकती है उस ग्राउंड को और डिग्री के लिए क्लेम कर सकती है। तो क्या क्या किस किस तरीके की क्रुएलिटी है जो की जा सकती है, तो यहाँ पे habitually assaults her or makes her life miserable by cruelty to of conduct even if such conduct does not amount to physical ill treatment। ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो फिजिकली ही उसको इल ट्रीटमेंट देता हो, अगर किसी भी तरीके से वो उसको मेंटली, इमोशनली या इकोनॉमिकली किसी भी तरीके से ट्रीट कर रहा है, ठीक है, जो सही नहीं है, तो वहां पे वो जो ग्राउंड है वो बन जाता है। ठीक है, फिर है associates with women of evil repute or leads an infamous life। थर्ड क्या है, अटेम्प्ट्स टू फोर्स हर टू लीड एन इमोरल लाइफ, किसी भी तरीके से उसको इमोरल लाइफ में इंडल्ज करने के लिए बहुत सारे ट्राई करता है या उसको मजबूर करने की कोशिश करता है, तो वो भी एक ग्राउंड बन जाता है। डिस्पोजेस ऑफ हर प्रॉपर्टी टू प्रिवेंट हर एक्सरसाइज हर लीगल राइट्स ओवर इट। तो मान लीजिए कि डावर में या फिर उसकी कोई स्त्री धन या कोई प्रॉपर्टी उसको मिली थी, तो उसको किसी भी तरीके से डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश करता है जिससे कि वो फ्यूचर में अपने लीगल राइट्स को एक्सरसाइज ना कर पाए। ठीक है, या मान लीजिए कि उसको डावर में कोई प्रॉपर्टी हस्बैंड के द्वारा दी जानी थी, उस प्रॉपर्टी को वो जबरदस्ती डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश करता है जिससे कि वो उसको डावर ना देना पड़े। ठीक, तो यहाँ पे ये भी जो ग्राउंड है वो एग्जिस्ट करता है। फिर है ऑब्स्ट्रक्ट्स हर इन ऑब्जर्वेंस ऑफ हर रिलीजियस प्रोफेशनल और प्रैक्टिस। ठीक है, उसे प्रेयर करने से मना करता है या फिर जो भी वो प्रोफेशन प्रोपेगेशन करना चाहती है वो उसको करने से डिनाई करता है, करने से मना करता है, रोकता है, तो वहां पे भी वो ग्राउंड बन जाता है। नेक्स्ट है इफ he has more wives than one does not treat her equality in accordance with the injunction of the Quran। ठीक है, तो कुरान में जिस तरीके से ट्रीट बताया गया है कि अगर किसी मुस्लिम हस्बैंड के पास एक से ज्यादा वाइफ है तो वो इक्वली ट्रीट करेगा, जिस तरीके से दोनों ही वाइफ्स को इक्वल जो ट्रीटमेंट है वो देगा। तो अगर
कुरान के इंजंक्शंस के अकॉर्डिंग भी वो फॉलो नहीं करता है, वाइफ को इल ट्रीटमेंट देता है और दोनों ही वाइफ्स को इक्वली ट्रीट नहीं करता है, तो या एक से ज़्यादा मतलब 2 3 4 वहाँ तो लिमिटेड पॉलीगेमी का कॉन्सेप्ट है, तो ये यहाँ पे इल ट्रीटमेंट अगर करता है तो वो भी एक ग्राउंड एग्जिस्ट करता है। तो ये टोटल आपके ग्राउंड दिए हुए थे ABCD&EF के ग्राउंड, ठीक है। तो ये सब भी ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी पूछ लिया जाता है, एक्सक्लूडिंग नेचर का पूछ लिया जाता है, तो ये ध्यान दीजिएगा। अब 9th ग्राउंड क्या दिया है, ऑन एनी अदर ग्राउंड विच इज रिकॉग्नाइज्ड एज वैलिड फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज अंडर द मुस्लिम लॉ। तो 8 तो आपको स्पेसिफिकली दिए हुए हैं, 9th को ये एक तरीके से रेसिड्यूरी बना देता है, ठीक है, नॉन एग्जॉस्टिव हो जाता है। तो यहाँ पे और भी बहुत सारे ग्राउंड्स हैं जो एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे और क्या क्या चीजें आ सकती हैं, तो बहुत सारे ऑलरेडी हैं। इलाज, जिहार, लियान जो एक फॉर्म ऑफ डाइवोर्स है, वो उनको भी यहाँ पे एक्सरसाइज किया जा सकता है। अगर इस तरीके की कोई सिचुएशन जो है वो एक्सरसाइज होती है, तो अराइज होती है, तो फिर यहाँ पे जो वाइफ है वो इस राइट को एक्सरसाइज कर सकती है। ये इलाज, जिहार, लियन, ये जो है ये सारे फॉर्म ऑफ डाइवोर्सेज हैं, ठीक है। तो ये सिचुएशंस अगर एग्जिस्ट करती है तो वाइफ जो है वो उस ग्राउंड पे उस फॉर्म ऑफ जो डाइवोर्स है उसको एक्सरसाइज कर सकती है। उसको हम सेपरेट वीडियो जब तलाक के बारे में डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। अभी आपको बस इतना जानना है कि 9th ग्राउंड जो है वो एनी अदर जो ग्राउंड्स हैं उसके बारे में जब बात करता है, तो ये जो आपके इलाजी, हर, लियान, ठीक है, ये सब जो है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाती हैं। अब यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट, अब कुछ प्रोवाइजो दिए हुए हैं, ठीक है। जो पीछे आपको ग्राउंड्स तो दे दिए थे, अब ग्राउंड्स पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस दिए हुए हैं, कुछ चीजों को ध्यान देना होता है, ठीक है। तो अब उसके लिए प्रोविजंस, प्रोवाइजो जो है वो दिए हुए हैं। देखते हैं क्या क्या दिया है प्रोवाइजो में। तो प्रोवाइजो ए कहता है, नो डिक्री शैल बी पास ऑन ग्राउंड ऑफ थर्ड अंटिल सेंटेंस हैज बीन बिकम फाइनल, ठीक है। तो वहां पे हमने देखा था कि अगर हस्बैंड को प्रोसिक्यूट किया जाता है और इम्प्रिजमेंट दी जाती है 7 साल या अपवर्ड की, तो वहां पे यहाँ पे प्रोवाइजो एक लिमिटेशन लगा रहा है। क्या बात की कि यहाँ पे नो डिग्री शैल बी पास ऑन ग्राउंड अंटिल द सेंटेंस हैज बिकम फाइनल। तो तब तक डिग्री ऑफ डिसोल्यूशन पास नहीं की जाएगी जब तक कि हस्बैंड को जो 7 साल या उससे अपवर्ड की इम्प्रिजमेंट होने वाली थी वो फाइनल डिग्री पास हो गई हो, ठीक है, मतलब फाइनल जो है ऑर्डर आ गया हो। बी क्या देता है, अ डिग्री पास ऑन ग्राउंड्स ऑफ 1 शैल नॉट टेक इफेक्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ सच डिग्री एंड इफ द हस्बैंड अपीयर्स ईदर इन पर्सन और थ्रू एन ऑथराइज्ड एजेंट विद इन दैट पीरियड एंड सेटिस्फाई द कोर्ट दैट ही इज प्रिपेयर्ड टू परफॉर्म हिज कॉन्जुगल ड्यूटीज, द कोर्ट शैल सेट असाइड द सेड डिग्री। तो ये 6 month का पीरियड जो है वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये किसके रिस्पेक्ट में, ये पहला, ठीक है, वेयर अबाउट द हस्बैंड जो ग्राउंड 1 दिया था उसके रिस्पेक्ट में, तो ये 6 month का टाइम याद रखिएगा। थर्ड क्या दिया है, बिफोर पासिंग अ डिग्री ऑन द ग्राउंड ऑफ 5th द कोर्ट शैल ऑन एप्लीकेशन बाय द हस्बैंड make an order requiring that the husband to satisfy the court within a period of 1 year from the date of such order that husband has ceased to be important, and if the husband so satisfy the court within such period no decree shall be passed on the said ground। तो यहाँ पे हमने देखा था क्लॉज 5 जो बात करता था कि अगर जो हस्बैंड है वो शादी के टाइम पे एट द टाइम ऑफ मैरिज इंपॉर्टेंट था और इम्पोर्टेंसी जो है वो कंटिन्यूअस चली जा रही है, तो वहाँ पे वाइफ जो है वो डिग्री फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज को का ग्राउंड ले सकती है। पर यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन जो है वो सी क्लॉज देता है। क्या बात का रिस्ट्रिक्शन देता है कि 1 साल का टाइम वहाँ पे हस्बैंड को दिया जाएगा कि वो प्रूव करे कि वो अब इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं सेक्शन 3। सेक्शन 3 भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 3 आपका कह सकते हैं कि इंडेक्स पर्पस से आपको ध्यान रखना है, इंडेक्स पर्पस से यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। क्या दिया है, नोटिस टू बी सर्व्ड ऑन heirs ऑफ द हस्बैंड व्हेन द हस्बैंड्स वेयर अबाउट आर नॉट नोन। तो हमने पहला ग्राउंड दिया था कि हस्बैंड के बारे में कोई भी चीजें पता नहीं चल रही हैं, ठीक है। तो वहां पे जो नोटिस है वो उनके heirs पे भी सबमिट की जा सकती है, ठीक है। अगर कोई भी जैसे डिग्री फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज है तो हस्बैंड है ही नहीं, तो वहां पे उसके heirs जो हैं, जो भी लीगली रिकॉग्नाइज्ड हेयर हैं, उन पे भी समन्स जो है वो की जा सकती है, नोटिस सर्व की जा सकती है। तो यहाँ पे इन अ सूट टू विच क्लॉज 1 ऑफ सेक्शन 2 अप्लाइज, पहला क्या दिया है, द नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन हु वुड हैव बीन heirs ऑफ द हस्बैंड under the Muslim law if he had died on the date of filing of the plaint shall be stated in the plaint। and B है, notice of the suit shall be served on such persons। थर्ड दिया है, such person shall have the right to be heard in the suit। तो उनके पास right to heard होगा।
अब यहाँ पे प्रोवाइडेड दैट पेरेंटल अंकल ब्रदर ऑफ द हस्बैंड इफ एनी शैल बी साइटेड एज पार्टी इवन इफ दे आर नॉट heirs। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से तो बहुत बहुत बार आपने अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एनालाइज किए होंगे तो देखा होगा कि इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन, ठीक है, रिनंसिएशन ऑफ इस्लाम का मैरिज पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हस्बैंड और वाइफ दोनों के सर्कमस्टांसेस बिल्कुल चेंज दिए हुए हैं, अलग अलग दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम उनको देखेंगे। अब सेक्शन 4 ध्यान देते हैं, इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन टू अनदर फेथ, ठीक है, मतलब वो मुस्लिम हस्बैंड वाइफ मुस्लिम थे, ठीक है, अब वो किसी विद द एग्जिस्टेंस ऑफ द मैरिज देयर मैरिज, वो उनमें से अगर वाइफ मान लीजिए कि रिनाउंस कर देती है इस्लाम को या हस्बैंड रिनाउंस कर देता है इस्लाम का, तो फिर वहां पे क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उनके मैरिज के ऊपर, मतलब मैरिज इप्सो फैक्टो डिसॉल्व हो जाएगी या फिर मैरिज एग्जिस्ट करती रहेगी, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले द रिनंसिएशन ऑफ इस्लाम बाय अ मैरिड मुस्लिम वुमेन or her conversion to a faith other than Islam shall not by itself dissolve her marriage। तो सबसे पहले हम वाइफ के बारे में, फर्स्ट क्लॉज जो है वो मुस्लिम वाइफ के बारे में बात कर रहा है, मुस्लिम वुमेन जो है वो वाइफ है, तो उसके बारे में बात कर रहा है कि अगर मान लीजिए कि वो रिनंसिएशन करती है इस्लाम का इन द एग्जिस्टेंस ऑफ मैरिज, तो वहां पे इप्सो फैक्टो उसकी मैरिज जो है वो डिसॉल्व नहीं होती है। ये ध्यान दीजिएगा, ये प्री में क्वेश्चन बनता है और डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। दूसरा है प्रोवाइडेड दिया है दैट आफ्टर सच रिनंसिएशन और कन्वर्जन द वुमेन शैल बी एंटाइटल्ड टू ऑब्टेन अ डिक्री फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ हर मैरिज ऑन एनी ऑफ द ग्राउंड मेंशन्ड इन सेक्शन 2, ठीक है। तो यहाँ पे एक एडिशनल एडवांटेज कह सकते हैं कि वुमेन को प्रोवाइड किया गया है, जिसमें प्रोवाइजो में कहता है कि वुमेन जब वो अपनी कन्वर्जन करती है, किसी अदर फेज में रिनाउंस कर जाती है, तो वहां पे जो वाइफ है उसके पास ये जो सेक्शन 2 के ग्राउंड्स दिए हैं फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, वो उस ग्राउंड को तभी भी एक्सरसाइज कर सकती है, भले वो अब मुस्लिम नहीं रह गई है, रिनाउंस कर दिया है उसने इस्लाम का, तो भी वो सेक्शन 2 में जो ग्राउंड्स दिए हुए हैं उनको एक्सरसाइज कर सकती है। तो ये भी ध्यान दीजिएगा। Provided further that the provision of this section shall not apply to a woman converted to Islam from some other faith who reembarrasses her former faith। तो अगर मान लीजिए कि वो रीएम्बैरस कर रही है अपने फॉर्मर फेथ को, तो फिर यहाँ पे एप्लीकेशन नहीं होगा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, एक बार कन्वर्जन हुआ तो वो होगा, लेकिन बार बार यही चीजें कंटिन्यू हो रही हैं तो फिर नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन 5 पे, राइट टू डावर नॉट टू बी अफेक्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरीके से सेक्शन 5 जो है वो सेविंग क्लॉज की तरह डील करते हैं, ठीक है, सेविंग क्लॉज की तरह ट्रीट किया जाता है। राइट टू बी डावर नॉट अफेक्टेड, nothing contained in this act shall affect any right which married woman may have under the Muslim law to her dower or any part thereof on the dissolution of her marriage, ठीक है। तो डावर का राइट जो है वो सिर्फ मैरिज के डिसॉल्व होने पे वो खत्म नहीं हो जाता है, ये इसके बारे में हमारा सेक्शन 5 जो है वो बात करता है। और जब हम डावर के बारे में बात करते हैं तो भी वहाँ पे हम देखते हैं कि डावर जो है वो 2 तरीके से दिया जा सकता है, ऑन द डाइवोर्स दिया जा सकता है, मतलब डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की जो अलग अलग मोड्स हैं, ठीक है, डेथ पे या डाइवोर्स पे, तो वहाँ पे भी होता है, ठीक है। तो ये था हमारा डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 और उसके एसेंशियल पॉइंट। तो जितने भी प्रीलिम्स पर्पस से पॉइंट थे वो हमने डिस्कस करे हैं, एकदम यही सारी चीजें हैं जितनी हमने यहाँ पे डील की हैं, इससे कुछ भी बियॉन्ड नहीं आता है और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है। इसके पहले हमने 2019 का जो एक्ट है जो अभी लेटेस्ट आया है उसको भी डिस्कस किया हुआ है, तो वहां से भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस अच्छे खासे बनते हैं, 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन बन जाते हैं और वो अभी लेटेस्ट है तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसको भी आप चैनल पे विजिट करके वहां से भी देख सकते हैं। बहुत ही शॉर्ट वीडियो है जो आपके 10 से 15 मिनट में खत्म हो जाएगी और पूरा ही एक्ट आपको बहुत ही किस तरीके से याद हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और एक केस आप रख सकते हैं, ठीक है, मे बी एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आप केस को नोट डाउन कर लीजिएगा। मुनव्वर उल इस्लाम वर्सेस रीशु अरोरा एंड रुखसार 2014 का ये केस है, तो इसको भी आप कर लीजिएगा। इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन टू अनदर फेथ जो सेक्शन 5 है, सेक्शन 4 है, उसके पे बेस्ड है। केस का नाम है मुनव्वर उल इस्लाम वर्सेस रीशु अरोरा एंड रुखसार 2014 का, ये दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट था और ये इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन टू अनदर फेथ से ही रिलेटेड था। तो ये था आज का हमारा कंप्लीट डिस्कशन अबाउट द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी मुस्लिम लॉ के अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा उसको डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।